नीतीश कुमार ने गुरुवार की सुबह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बार फिर अपने राजनीतिक अनुभव और जन समर्थन की नींव पर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये कोई साधारण शपथ ग्रहण नहीं थी, ये था नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास में अपनी जगह और मजबूत करना। मंच पर राष्ट्रगान की धुन गूंज रही थी, हजारों की भीड़ तालियों से स्वागत कर रही थी और इसी माहौल में 26 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ लेकर नई सरकार की शुरुआत का संकेत दे दिया। इस बार के मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे हैं और कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जिन्होंने चुनावी मैदान में कदम तक नहीं रखा था। इनमें से सबसे चर्चित नाम है दीपक प्रकाश का। शायद बहुत से लोगों के लिए इनका नाम या चेहरा पहले से ना पहचाना हो, लेकिन उनकी राजनीतिक वंश और पहचान को बिहार का हर राजनीतिक जानकार भली भांति समझता है। दीपक प्रकाश बिहार की राजनीति में लव कुश समीकरण को स्थापित करने वाले बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। ये वही वर्ग है जिसमें ओबीसी कुर्मी और ओबीसी कोयरी यानी कुशवाहा समुदाय शामिल है। बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाला ये एक समूह है। कई दशकों से उपेंद्र कुशवाहा इसी वर्ग के प्रमुख नेता माने जाते रहे हैं और आज उनके बेटे का मंत्रिमंडल में प्रवेश इसी परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि दीपक प्रकाश ने इस बार चुनाव ही नहीं लड़ा, फिर भी उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिससे यह साफ हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा ने कैबिनेट में अपने विधायकों की जगह अपने बेटे पर पूरा भरोसा जताया है। हालांकि संवैधानिक बाध्यता के अनुसार उन्हें आने वाले 6 महीने के भीतर विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य बनना होगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम एनडीए का सहयोगी दल है और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। 6 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए गए और उनमें से 4 पर पार्टी विजयी रही। ये परिणाम उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक पकड़ और उनकी जातीय रणनीति का भी प्रमाण है। बांसपट्टी में रामेश्वर कुमार महतो ने 3395 वोटों से जीत दर्ज की। मधुबनी में माधव आनंद ने 20,552 मतों से बड़े अंतर से विजय हासिल की। सासाराम में खुद उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता ने 25,000 से ज्यादा वोटों से मार्जिन से जीतकर सबका ध्यान खींचा, जबकि दिनारा में आलो कुमार सिंह ने 10,834 वोटों से जीत दिलाकर आरएलएम की जीत की लिस्ट को पूरा किया। इस तरह पहली बार मैदान में उतरी पार्टी के लिए यह सफलता किसी उपलब्धि से कम नहीं थी। बिहार की राजनीति में वंशवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का यह कदम विशेष रूप से चर्चा में है। जहां उनकी पत्नी स्नेहलता विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं, वहीं अब बेटा दीपक प्रकाश मंत्री बनकर सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इससे कुशवाहा परिवार की राजनीतिक शक्ति निश्चित रूप से बढ़ गई है। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक यात्रा भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने 2013 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि आरएलएसपी का गठन किया था। उस पार्टी ने भी बिहार की राजनीति में अच्छी पकड़ बनाई, लेकिन 2021 में उन्होंने आरएलएसपी को जेडीयू में विलय कर दिया। बाद में नए सिरे से 20 फरवरी 2023 को उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम की नई पार्टी बनाई और अब इस पार्टी को पहली चुनावी परीक्षा में सफलता व मंत्री पद मिलना उनके राजनीतिक कौशल को भी दर्शाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि दीपक प्रकाश पर आखिर नजर क्यों है। दरअसल दीपक प्रकाश के नाम पर सबसे अधिक चर्चा इसलिए भी है क्योंकि वे इस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। ऐसे में उनका मंत्री बनना राजनीतिक महत्व और रणनीति दोनों ही दृष्टियों से दिलचस्प है। ये कदम साफ बताता है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को राजनीति में मजबूती शुरुआत देना चाहते हैं। जहां उनकी पत्नी विधानसभा में है, वहीं बेटा मंत्री बनकर सीधे सत्ता का हिस्सा बन रहा है। ये भी स्पष्ट है कि आरएलएम को एक मंत्री पद देकर एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को महत्व देने का भी संकेत दिया है, जिससे गठबंधन की मजबूती बनी रही और ओबीसी वोट बैंक में पकड़ और मजबूत हो गई। नीतीश कुमार के 10वें कार्यकाल का यह आरंभ कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जहां एक और यह अनुभव स्थिरता और प्रशासनिक संतुलन का संदेश देता है, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के अंदरूनी समीकरणों और वंशवादी रणनीतियों की भी नई परतें सामने लाता है। दीपक प्रकाश का मंत्री पद पाना, आरएलएम का पहली बार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी का विधायक के रूप में विधानसभा में मौजूद रहना, ये सभी घटनाएं बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत का भी संकेत देती हैं। कुल मिलाकर ये शपथ ग्रहण सिर्फ पदभार ग्रहण करने का अवसर नहीं था, बल्कि बिहार की सामाजिक संरचना, जातीय समीकरणों, गठबंधन राजनीति और नई पीढ़ी के नेताओं के उभार की कहानी भी है। एक ऐसी कहानी जिसे आने वाले दिनों में और गहराई से देखा और समझा जाएगा। बाकी आपकी जो कुछ भी राय इस पर है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।